बेटा मैंने कहा ना, ऐसे टैलेंट का कुछ नहीं होता। जब किस्मत आपका साथ नहीं देती, जब समय आपका साथ नहीं देता, या यूं कहें कि आपके कर्म आपके आगे आके खड़े हो जाते हैं, तब सब कुछ बस चूल्हे में चला जाता है। दोस्तों, जब बुढ़ापे में अकेला ही रहना हो तो इंसान अपनी औलाद को पैदा ही क्यों करे? और अगर वो पैदा हो भी जाए तो क्या फायदा है उसको पढ़ाने का, लिखाने का या काबिल बना देने का? ये दुनिया का वो कड़वा सच है जो वृद्धाश्रम की ओर इशारा करता है। बहुत सी कहानियां आपने YouTube के ऊपर देखी भी होंगी, सुने भी होंगी। तो चलिए आज कुछ अलग सुनते हैं। हमेशा की तरह आज भी मैं परिसर में बैठे भिखारियों को मुफ्त स्वास्थ्य जांच दे रहा था। कतार बहुत लंबी थी। अनायासा ही मेरी नजर दूर बैठे एक बुजुर्ग की तरफ पड़ी, जो बस एक तरह से बिल्कुल स्थिर बैठे हुए थे। लगता था पाषाण हो, पत्थर। उनकी बिल्कुल सीधी सी नाक थी, कुछ घुंघराले से बाल जो पक चुके थे, कच्चे पके से बाल। कुछ देर तो मुझे लगा कि शायद ये भिखारी होंगे। जब गौर करके देखा तो पाया कि शायद उनका एक पैर नहीं था, क्योंकि इसकी गवाह थी वो बैसाखी जो उनके निकट ही पड़ी थी। मुझको उत्सुकता हुई तो मैं उनकी ओर बढ़ने लगा। तभी वहां खड़े लोगों ने मुझे आवाज लगाई, अरे डॉक्टर साहब रुक जाइए, वो बूढ़ा एकदम पागल है, पता नहीं कौन सी हिंदी इंग्लिश भाषा बोलता है, मत जाइए उसके पास, पगला देगा आपको। परंतु मेरा मन जो था वो मान ही नहीं रहा था। मैं अभी भी अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर में सच्चाई क्या है। ना चाहते हुए भी मैं अपने कदमों को रोक ना पाया और अपनी कुर्सी से उठ के उनके पास जा पहुंचा और बोला, बाबा कोई शारीरिक कष्ट है क्या? मेरे पूछने पर उन्होंने अपने बैसाखी का थोड़ा सा सहारा लिया और उठते हुए बोले, गुड आफ्टरनून डॉक्टर, आई थिंक आई मे हैव सम आई प्रॉब्लम इन माय राइट आई। इतनी बढ़िया अंग्रेजी सुनकर मैं चकित रह गया। फिर मैंने उनकी आंखें देखी। एक पका हुआ मोतियाबिंद था जो उनकी आंखों को परेशान कर रहा था और उनकी परेशानी का भी सबब बना हुआ था। मैंने कह दिया, बाबा इसका तो ऑपरेशन होगा। तब उन्होंने गहरी सांस भरते हुए बोला, ओह कैटरैक्ट, आई हैड cataract operation in 2000 somewhere down the line 10 years back for my left eye in that Johnny Hospital. It was a nice experience. मैंने पूछा, बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, बेटा मैं तो यहाँ रोज आता हूँ और 2 घंटे भिक्षा मांगता हूँ। भिक्षा मांगते हैं? ठीक है, लेकिन बाबा ऐसा क्यों? आपको देखकर, आपसे बात कर कर तो लगता है कि आप बहुत सुसंस्कृत हैं, पढ़े लिखे हैं। यू स्पीक वेल, यू बिहेव वेल, आपका और आपकी बॉडी लैंग्वेज गजब है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सर काइंडली एक्सप्लेन टू मी लिटिल बिट प्लीज। आप मुझे बहुत पढ़े लिखे लग रहे हैं, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। क्या कहा आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं, मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप पढ़े लिखे हैं और मैंने भी देखा कि आपको कुछ पैसे किसी ने ऑफर किए तो आपने ले लिए। कृपया बताएं। अब वो एकदम ठीक मेरे सामने थे। बैसाखियां उन्होंने किनारे पर रख दी और उन्होंने बोलना शुरू किया, वेल डॉक्टर, आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर। बुजुर्ग ने अंग्रेजी में कहना शुरू किया कि मैं एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में एक मशीन का ऑपरेटर हुआ करता। एक दिन एक दुर्घटना घटी जिससे मेरा पैर जो है वो बुरी तरह से चोटिल हो गया। वो जख्म इतना बड़ा कि आखिर में पैर काटना पड़ा। कंपनी ने सारा खर्चा उठाया, मेरा मेडिकल एक्सपेंसेस, पैसे भी दिए, पर कहते हैं ना कि लंगड़ा घोड़ा भला किस काम का, क्योंकि ना तो आप उस पर सवारी कर सकते हैं, ना आप उससे कोई काम ले सकते। तो बस मैं बेरोजगार हो गया। पैसे तो मिले थे कंपनी से, तो हुनर था मेरे हाथ में। मैंने एक छोटी सी वर्कशॉप डाल ली और काम को आगे बढ़ाया। मेरे हुनर को देखते हुए काम आगे बढ़ा। दुकान कब मेरी वर्कशॉप एक कंपनी में तब्दील हो गई मुझे पता ही नहीं चला, और वो कंपनी इतनी अच्छी चली कि बस पूछो मत। मैं उन बाबा की बातों को सुनता जा रहा था और जितना मैं उनको सुन रहा था उतना ही मेरा सिर चकराने लगा था। बाबा आपने वर्कशॉप चलाई, कंपनी बन गई, तो फिर आप यहाँ कैसे? ऐसा क्या हुआ? बेटा मैंने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की और उसी कंपनी को शायद थोड़ा और आगे बढ़ाने के लिए मेरे बेटे ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। उसने मेरी घर और कंपनी दोनों को ही बेच, इसलिए कि वो तरक्की कर सके, शायद काम को आगे बढ़ा सके, या जो उसने सपने देखे थे उनको वो परवान चढ़ा सके, पंख लगाकर ऊंचे आसमान में उड़ सके। तो मैंने करने दिया। तो बाबा फिर क्या हुआ? बस कुछ नहीं, वो विदेश चला गया, अमेरिका, जेंटलमैन बनने, और वो जेंटलमैन बन गया। और आप? बस मैं और मेरी पत्नी, हम भी जेंटलमैन बन के यहाँ रह गए, भीख मांग रहे हैं। लेकिन बाबा
मतलब आप बुरा ना माने, मैं मानता हूँ कि आपकी मतलब सारी बातें ठीक है, पर आप में तो इतना टैलेंट है कि आप तो जहाँ हाथ लगाएं वहीं से मतलब सोना निकल आए। मतलब फिर आपके साथ ऐसा। बेटा मैंने कहा ना, ऐसे टैलेंट का कुछ नहीं होता। जब किस्मत आपका साथ नहीं देती, जब समय आपका साथ नहीं देता, या यूं कहें कि आपके कर्म आपके आगे आके खड़े हो जाते हैं, तब सब कुछ बस चूल्हे में चला जाता है। देखिए डॉक्टर, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल भिक्षुक हूँ, भिखारी हूँ। मैं अभी भी एक जगह नौकरी करता हूँ जहाँ से मुझे 10-1 हज़ार रुपये मिलते हैं। घर चला लेता हूँ, तनख्वाह मिलती है, कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन बस हैं कुछ बातें, कुछ मजबूरियाँ, आप तुमसे क्या कहूँ। तो बस बेटा इतना ही है बस, और कुछ ज़्यादा नहीं। 8 घंटे की ड्यूटी करता हूँ और शाम को आके यहाँ 2 घंटे भिक्षा मांग लेता हूँ। इतनी देर बात करते करते समय बीत चुका था। उस बुजुर्ग ने हाथ में रखी घड़ी को देखा और कहा, बेटा अब डॉक्टर साहब मुझे चलना होगा, हैं, प्लीज़ अलाउ मी टू मूव, बिकॉज अभी मुझे घर भी जाना है। पहली बात तो मुझे घर पहुँचना है, फिर मुझे धीरे धीरे, अब बैसाखियाँ हैं, समय ज़्यादा लगेगा, दौड़ के तो जा नहीं सकता। रास्ते से भाजी तरकारी लेनी है, कुछ सामान लेना है, फिर घर जाके खाना बनाना है, अपनी पत्नी को खिलाना है, हम 3 जनों का खाना है, तो समय तो लगता है ना। एक मिनट सर, 3 जने? अभी तो आपने कहा कि आप और आपकी पत्नी, तो तीसरा कौन? ओह सॉरी, मैं बताना भूल गया। बेटा असल में बात यह है कि बचपन में ही मेरे माता पिता गुजर गए थे, तो मेरे एक दोस्त हुआ करते थे जो मेरे को बहुत अजीज थे, तो उनकी माताजी ने ही मुझे पाला। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि अभी पिछले वर्ष ही मेरे उस मित्र की भी दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तो उनकी माताजी, जो मेरी माता समान ही हैं, जिन्होंने बिल्कुल मुझे पाला है, तो अब मैं उनको ऐसे कैसे छोड़ सकता था। तो अब वो हैं, मेरी पत्नी है और मैं हूँ। मेरी पत्नी जो है, उनको एक कह सकते हैं कि पैरालिसिस है, वो उठ नहीं सकती हैं बिस्तर से, सारा उनकी देखभाल करनी पड़ती है। और वो मेरे मित्र की जो माताजी हैं, जो मेरी भी माताजी लगी, वो बुजुर्ग हैं। तो बस यही है मेरी ज़िंदगी। सर मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप कैसे इतना कुछ मैनेज करते हैं। नहीं हो जाता है डॉक्टर, सब कुछ हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब हो जाता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब आपने कहा कि आपका घर अच्छे से चल जाता है, तो फिर आप भिक्षा क्यों मांगते हैं? हाँ, इसके पीछे भी एक कहानी। मेरी पत्नी तो पैरालिसिस की अटैक बीमारी है ही, लेकिन जो वो बुजुर्ग और मेरी माता समान है, उनको कुछ बीमारियां हैं, शुगर है उनको, हाइपरटेंशन की बीमारी है उनको, और भी कुछ है जो बुढ़ापे में आती हैं। तो जिसकी वजह से उनकी इतनी महंगी दवाई है ना, जो पूरी नहीं हो पाती। तो इसलिए बस अब यहाँ आता हूँ, उनको मैंने कह रखा है कि बस मुझे कहीं और पार्ट टाइम नौकरी मिल गई है, 2 घंटे में काम करता हूँ, और बस मैं यहाँ से जो कमाता हूँ, वो दूर सामने रास्ते में केमिस्ट पड़ता है, उसने मेरे से कोऑपरेट किया, वो मुझे दवाइयाँ पहले दे देता है। ये पैसे जैसे जैसे मेरे को डेली आते हैं, मैं उसका देता रहता हूँ। माता जी का भी इलाज चल रहा है, पत्नी भी ठीक से है, सब बढ़िया है, ऊपर वाले की दया है। इस इंसान की जिजीविषा, इस ताकत को देखकर मैं खुद अचंभित था, क्योंकि उन बुजुर्ग अंकल से मेरी आयु बहुत छोटी थी, लेकिन वो जो बातें बता रहे थे उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं कैसे शब्दों का प्रयोग करूं, अब इनसे किस लहजे में आगे बात करूं, क्योंकि सम्मान इतना बढ़ चुका था मेरी नज़रों में उन अंकल के लिए, मैं आपको बता नहीं सकता। फिर भी मैंने माहौल को हल्का करते हुए कह दिया, अंकल मुझे लगता है मुझे आपकी पत्नी और आंटी को जाकर ना आपकी ये सारी सच्चाई बतानी पड़ेगी कि आप यहाँ भिक्षा मांगते हैं। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी, शायद मैं उस माहौल को थोड़ा गमगीन से हल्का कर देना चाहता था, पर शायद वो मुझसे भी ज़्यादा जिंदा दिल थे। ठाका लगा के हंस पड़े, कह रहे कौन जाकर उन्हें बताएगा, तुम बताओगे? अरे नहीं, ऐसा मत करना भाई, क्योंकि वो तो आने से रही, क्योंकि वो दोनों ही बेड रिडन है, और मुझे पूरी उम्मीद है तुम ऐसा नहीं करोगे। तो मैंने कहा अंकल आप अगर बुरा ना माने तो क्या मैं कुछ दवाइयाँ नियमित रूप से आपकी माताजी के लिए दे सकता हूँ, तो कुछ भला हो जाएगा और कुछ आपको मदद हो जाएगी। जिस पर उन्होंने अपने चेहरे के भावों को बदल लिया और बोला कि देखो बेटा,
अगर तुम इस तरह से कोई मदद करोगे तो ये तो भिक्षा लेना जैसा ही हुआ ना, क्योंकि जहां तुम अन्य भिखारियों को दवाई देते हो तो वहां तुम मेरी माँ को भी वैसे ही दोगे। मुझ तक तो ठीक है, लेकिन जब उनको पता लगेगा कि ये बात भिखारी वाली है तो वो भी भिखारी हो जाएंगी ना। तो मैं नहीं चाहता कि मैं इस तरह की कोई मदद लूँ। मैंने छुटपन से जब मेरे माता पिता चले गए थे उन्हीं अम्मा जी के साथ अपना जीवन बताया। उन्होंने मेरी बहुत सेवा की है। मेरे शुशु पौटी, मेरा गीला होना, मुझे खाना खिलाना, तैयार करके स्कूल भेजना, सब कुछ। मेरी पत्नी, जिन्होंने बिल्कुल ठीक रहते समय, जब तक मेरा पैर खराब नहीं हुआ था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, उसने भी मेरी बहुत सेवा की है। उन्होंने मेरी सेवा करी, उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया, इस समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया। तो कुछ मेरा भी तो फर्ज बनता है ना, मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। तो बस बेटा, मैं उसी को निभा रहा हूँ। तो काइंडली अलाउ मी टू मूव, दैट्स इट, आई एम गेटिंग लेट। ठीक है अंकल, आपसे क्या कहूँ, आपने मुझे बिल्कुल शब्द नहीं है मेरे पास कुछ बोलने के लिए, लेकिन फिर भी मैं क्या कुछ आपकी मदद, सहायता या कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे आपका जीवन कुछ सरल हो सके। बस एक काम कर सकते हो चाहो तो, बस यही, हमेशा खुश रहो, प्रसन्न रहो, सबकी सेवा करते रहो। और जितने लाइन में लोग बैठे हैं ना, भिक्षुक भिखारी, जिनका कोई नहीं है, ईश्वर तो सबका होता है। तुम भगवान का रूप माने जाते हो बेटा। चिकित्सक को ईश्वर का रूप कहा गया है। इनकी सेवा करो, इनको अच्छे से रखो, बस इतना ही कहना चाहता हूं। और इतना कहते हुए उन्होंने लगभग अपने कांपते हाथों से मेरे सिर के ऊपर आशीर्वाद रूपी अपना हाथ रख दिया। शायद उनके हाथों की गर्मी और आशीर्वाद और वो पवित्रता इतनी थी, मुझे लगा जैसे मेरा 10वां द्वार खुल गया और मुझे उस ज्ञान की प्राप्ति हुई हो जो मैं आपको इस कहानी के माध्यम से आज बांट रहा हूं। कि माता पिता एक उस अदृश्य छाते के समान होते हैं जो जब तक खुले होते हैं आपको वर्षा से, गर्मी से, ऊष्मा से, बारिश से, सब चीजों से बचाते हैं, ओलों से। लेकिन जब वो बंद हो जाते हैं, यानी जब वो आपसे दूर चले जाते हैं, आपको छोड़ के, आपके माता पिता आपके साथ नहीं रहते, तब आपको दुनिया भर के झमेले और इन सब आंधी तूफानों को झेलना पड़ता है। तब याद आता है कि माँ बाप भी कोई चीज होते हैं। कहते हैं ना, जो सारी ऐश अपने माँ बाप के जीवन में हम बाल्यकाल में कर लेते हैं, वो जीवन में कर पाना कठिन होता है। कहानी आपको कैसी लगी, विचार आपको कैसे लगे, और अगर आपकी अपनी कोई निजी राय हो तो कृपया कमेंट करके जरूर